मदर टेरेसा ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी में बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। आप कहीं पे भी जाएं, मास्क का प्रयोग अवश्य करें। बात करते समय 2 गज की दूरी की पालना करें। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें। अभी इस मुश्किल दौर में ऑनलाइन क्लास ही सबसे अच्छा माध्यम है। इसी के साथ मैं आपको विज्ञान का पहला पाठ मानव संतुलित भोजन और मानव स्वास्थ्य ये शुरू कर रहा हूं। तो हमने एक संतुलित भोजन भी पहले पढ़ा था कि संतुलित भोजन क्या है, ये भी हमने पढ़ा था। तो संतुलित भोजन क्या है? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव, तो क्या होते हैं सभी अवयव? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सभी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो, तो ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। दूसरा पढ़ा था असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो, उसे हम असंतुलित भोजन कहते हैं। कल भी मैंने बताया था, परसों भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। मैं चौथी बार रिपीटेशन कर रहा हूं। संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन सभी अवयव क्या? विटामिन भी होना चाहिए जो भोजन आप करते हो। जो भोजन आप कर रहे हैं उसमें विटामिन भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, खनिज लवण भी होना चाहिए। ये सभी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए जो भोजन आप करते हो। एक व्यक्ति है जो रोज दूध रोटी, सुबह भी दूध रोटी और शाम को भी दूध रोटी या दोनों टाइम राबड़ी पी के सोता है, तो ऐसा भोजन संतुलित भोजन नहीं कहलाता है। ऐसा भोजन जिसमें सभी अवयव होने चाहिए, बदल बदल कर भोजन, तो वो भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं हो, उसे हम असंतुलित भोजन कहते हैं। उसके बाद में पढ़ाया था मैंने कुपोषण। कुपोषण किसको कहते हैं? जो भोजन हम लोग कर रहे हैं, संतुलित भोजन में हम रोज जो भोजन करें उसमें एक भी भोजन का अवयव कम है, यदि उसमें प्रोटीन कम है, उसमें विटामिन कम है या उसमें खनिज लवण कम है, किसी भी कोई भी एक अवयव, भोजन के जितने अवयव होते हैं उनमें से एक अवयव भी भोजन का कम है और वो भोजन हम कर रहे हैं, उस भोजन को हम क्या कहते हैं? कुपोषण। ऐसा भोजन जिसको हम कर रहे हैं और उसमें से एक भी भोजन का अवयव कम है, तो ऐसे भोजन को हम कुपोषण भोजन कहते हैं। कुपोषण भोजन के बाद में हमने बताया था आपको विटामिन कुपोषण। पहले तो मैं पूरा पाठ का रिवीजन कर रहा हूं आपके पास में कि विटामिन कुपोषण ऐसा भोजन जिसमें जो भोजन हम कर रहे हैं उस भोजन में यदि विटामिन की कमी है, तो ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? विटामिन कुपोषण। ऐसा भोजन जिसमें कोई एक विटामिन कम है आपके भोजन में, तो ऐसा भोजन क्या कहलाता है? विटामिन कुपोषण। तो संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। यदि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं हो, ऐसे भोजन को हम असंतुलित भोजन कहते हैं। कुपोषण वह भोजन जिसमें भोजन का कोई एक या एक से अधिक अवयव कम है,
पोषक तत्व कम है और वो भोजन हम निरंतर कर रहे हैं, वो भोजन कुपोषण कहलाता है। फिर है विटामिन कुपोषण, ऐसा भोजन जिसमें कोई एक विटामिन की कमी हो, ऐसे भोजन को विटामिन कुपोषण कहते हैं। विटामिन कुपोषण में हमने विटामिन ए पढ़ा था ना हमने कल। क्या होता है विटामिन ए की कमी से? रतौंधी नामक रोग। अपना मारवाड़ी में माइट क्या होता कि छोरे ने रातिंदो हो गयो। अपन बोलते थे ना, अपने दादाजी से पूछना, अपनी माँ से पूछना, अपने नाना जी से पूछना कि नाना जी रातिंदो रोग कहीं हुए, तो वे तुरंत कैसे रात को दिखाई नहीं देना। तो क्या होता है विटामिन ए की कमी आपके शरीर में होती है। ये विटामिन हमने पढ़ा था B12, B2, उसके बाद विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कैल्सीफेरल, विटामिन डी, उसकी कमी से क्या होता है आपकी हड्डियां, आपके जो घुटने वो दर्द करने लगते हैं, हड्डियां पास आ जाती है। विटामिन सी की कमी से आपके क्या होते हैं मसूड़ों में खून आने लगता है। तो ये सारे विटामिन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में प्रोटीन, एक टॉपिक लिया था हमने प्रोटीन से क्या होता है। प्रोटीन का शरीर के जितने भी टूटे फूटे अंग हैं उसकी मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। शरीर के अंदर टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने का कार्य प्रोटीन करता है। यदि शरीर में प्रोटीन की कमी है तो स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। एक आपने सुना होगा टीबी की बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस, वो किसके कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। यदि आपके शरीर में निरंतर प्रोटीन की कमी है तो आपको ट्यूबरक्लोसिस रोग हो जाता है, टीबी जिसको बोलते हैं। प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा आपके शरीर में नहीं है, कुपोषण कर रहे हो आप लोग, तो वो क्या हो जाता है आपका विटामिन प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन शरीर के टूटे फूटे, शरीर के अंदर कोई अंग फूट गया है, आपको पता नहीं है, पर उनकी मरम्मत करने का काम कौन करता है? प्रोटीन। अंडा प्रोटीन का सबसे बड़ा साधन है। आप जो दाल खाते हो उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आप राजमा की सब्जी खाते हो उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब आपका विटामिन ए, प्रोटीन की कमी से बच्चों में दो रोग होते हैं। कौन कौन सा? क्वासी-ओरकोर और दूसरा मेरेस्मस रोग। क्वासी-ओरकोर रोग में क्या होता है? बच्चे का पेट फूलकर आगे आ जाता है। और क्या होता है क्वासी-ओरकोर रोग में? बच्चे को भूख नहीं लगती, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा काली होकर उसके पीले चकते, उसके ऊपर पीली होकर उसमें काले चकते जम जाते हैं। ये तो होता है बच्चों में पाया जाने वाला रोग क्वासी-ओरकोर। उसके बाद में था दूसरा मेरेस्मस रोग। आप भोजन कर रहे हैं उसमें प्रोटीन के साथ ऊर्जा युक्त पदार्थों की भी यदि कमी है तो कौन सा रोग होता है? मेरेस्मस रोग। उसमें क्या होता है? शरीर दुर्बल हो जाता है, बच्चे की आंखें अंदर चली जाती है, अंदर धंस जाती है और कान की हीन जैसा दिखाई देता है। ये था प्रोटीन के बाद में हमें खनिज लवण पढ़ना था। शरीर में खनिज लवण कौन कौन से होते हैं? सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आयोडीन। 5 खनिज लवण हमने कल पढ़े थे, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, कई बार क्या होता है ब्लड प्रेशर आपका व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो क्यों होता है बेहोश? उसमें या तो सोडियम और पोटेशियम डिसबैलेंस हो गए, उसकी जो जितनी शरीर में रिक्वायरमेंट है या तो उसे कम हो गया सोडियम की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा या ज्यादा हो गई है। सोडियम और पोटेशियम का मात्रा है वो शरीर में बराबर रहती है तो शरीर को नियंत्रित रखता है। यदि शरीर अनियंत्रित है, बार बार आदमी गिर रहा है, तो उसके शरीर में सोडियम और पोटेशियम की कमी है। और कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को, आपके दांतों को मजबूत बनाता है। आयोडीन से क्या होता है? आयोडीन से क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण आपको घेंगा नामक रोग हो जाता है, आपके गले सूज जाते हैं, घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। आयोडीन, ये सारा हो गया आपका। एक था लोहा तत्व होता है हीमोग्लोबिन। आपके शरीर का HB जिसको बोलते हो, आप जब भी आपको थकान महसूस होती है, आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, तो डॉक्टर कहता है आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट कराओ, HB टेस्ट कराओ। और आपका HB टेस्ट करवाने पे HB कम आता है तो डॉक्टर आपको आयरन युक्त चीजें खाने के लिए दबाव देता है। आयरन युक्त चीजों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हमने खनिज लवण भी पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं हम जल। आपको पता है जल ही आदमी का जीवन है, जल के बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता। जल आपको नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए,
भोजन बनाने के लिए, कृषि युक्त कोई भी कार्य करने के लिए जल आपका बहुत ही जरूरी है। और आप जानते हो जल एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल ठोस अवस्था में बर्फ, ठोस अवस्था में क्या पाया जाता है? बर्फ। द्रव अवस्था में क्या पाया जाता है? पानी। गैस अवस्था में क्या पाया जाता है? जल वाष्प, जिसको आप भाप कहते हो। तो पानी एक ऐसा पदार्थ है, पानी एक ऐसी चीज है जो प्रकृति में तीनों अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में तीनों अवस्था में कौन सा ऐसे पदार्थ का नाम बताओ जो प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? पानी ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। तो पानी का ठोस रूप कौन सा है? बर्फ। बर्फ पानी का कौन सा रूप है? ठोस। द्रव पानी खुद है और गैस आप उसका जलवाष्प आप जिसको कह सकते हैं। जलवाष्प किसको? भाप, जो पानी की भाप बनती है। भाप से वापस भाप को ठंडा करने पर क्या बनता है? भाप को ठंडा करने पर पानी को और ठंडा करने पर क्या बनता है? बर्फ। ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस को वापस ठंडा करने से क्या होता है? ठोस में, ठोस को ये वापस बदलता रहता है। पानी क्या होता है? पानी क्या होता है प्रकृति में? पानी न तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इस प्रकार से एक क्रम पानी का अनवरत चलता रहता है। लेकिन क्या होता है आजकल, पानी के जो व्यापक भंडार है वो तो सीमित है, लेकिन उसका उपयोग की मात्रा बढ़ती जा रही है। जब पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है, हम पानी का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, पानी को ज्यादा निकाल रहे हैं प्रकृति में से, उपलब्ध पानी में से, तो क्या होती है? उसकी विवर्तन प्लेटों में आपसी टकराव होता है, जिसके कारण भूकंप आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। जरूरत से ज्यादा प्रकृति में से जरूरत से ज्यादा हम पानी का दोहन करते हैं तो भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब आप कहते हैं पानी आपको कहां से मिलता है? बरसात से। दूसरा पानी कहां से मिलता है? आपको बरसात से मिलता है। और दूसरा, बरसात सबसे बड़ा माध्यम है। तीसरा, भूमि दोहन। भूमि को दोहन यानी कि आप जमीन को खोदकर, कुआं बनाकर, तालाब बनाकर पानी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब पानी में क्या होता है? आपको कैसा पानी, कौन सा पानी, आपके पानी के क्या क्या गुण होने चाहिए? जो पानी आप पीते हो, जो पानी पीते हो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? जो पानी आप पीते हो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? एक सौ देखो, आंखों से दिखने वाला कचरा उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो कचरा आंखों से दिखता है, सूक्ष्म जीव दिखते हैं, वो आपको देखो। पानी में क्या होता है? हम जो पानी पीते हैं ना, उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव तो हमारे शरीर में क्या होता है? हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? हमारे शरीर में नुकसानदायी होते हैं, हानिकारक होते हैं। वो तो बॉडी को तो इसलिए हमें पानी में जो आंखों से दिखने वाला कचरा है वो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। जल से आंखों से दिखने वाला कचरा नहीं और वनस्पति नहीं होना चाहिए। हम जो पानी पीते हैं, आंखों से दिखने वाला कचरा, जल, वनस्पति, कीटाणु, जो हमें आंखों से दिखाई देता है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहिए। वो कौन चेक करता है? आरओ लगाते हैं घर में हम लोग। आरओ नहीं तो यूवी लगाते हैं, आरओ यूवी दोनों लगाते हैं। वो जल का ऑक्सीजन चेक करता है। तीसरा, जल की जो पीएच, आप पीएच परास आप आगे पढ़ोगे, 7 से आगे और 7 से कम, 7 पर जल उदासीन होता है। तो जो जिसका पीएच 7 है जल का, वही जल हमें पीना चाहिए। यानी पीएच संतुलित होना चाहिए। वो कितना होता है? पीएच 7 होता है तो वो जल उदासीन होता है, वो जल हमें पीना चाहिए। अब परीक्षा में प्रश्न आता है कि स्वच्छ जल में क्या क्या गुण होने चाहिए? स्वच्छ जल के क्या क्या गुण होना चाहिए? उसका पीएच संतुलित होना चाहिए। क्या बोलोगे? पीएच संतुलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीएच संतुलित होना चाहिए। पीएच यानी न अम्लीय हो न क्षारीय हो, उदासीन हो। ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो, पीएच 7 पर उदासीन होता है। तो पीएच क्या होना चाहिए? उसका संतुलित होना चाहिए। दूसरा, जल में क्या होना चाहिए? आंखों से दिखने वाली वनस्पति और कोई भी कण जो आंखों से दिखाई देता है वो जल में नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। ये अस्वच्छ जल, जो पीने योग्य जल है, वो पीने योग्य जल के गुण होना चाहिए। समझ में आ गया? अब आता है जल हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। आप जल पीते हो, जल आपके शरीर में क्या क्या काम करता है? जल आपके शरीर में
उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, सारी शरीर की संपादित करता है। उपापचयी क्रियाएं, जल की जितनी भी उपापचयी क्रियाएं उनको करने का काम कौन करता है, संपादित कौन करता है, जल। जल की समस्त उपापचयी क्रियाओं को संपादित करने का कार्य जल करता है। जल की समस्त उपापचयी क्रियाओं को करने का कार्य कौन करता है, जल करता है। और क्या करता है जल, रेशों की पर्याप्त मात्रा कायम रखता है। रेशे जो फाइबर कहते हैं जल के अंदर, आपको जो कई बार होता है किसी को कब्ज रहती है तो उसको कहते हैं इसबगुल का, इसबगुल है उसको खाना है, आपको कहते हैं इसबगुल खाना है। क्यों खाना है, उसके इस बॉडी में फाइबर की कमी है, रेशों की कमी है, तो इसलिए बार बार जल पीने का। एक व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना करना चाहिए। तो जल हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, उपापचयी क्रियाओं का संपादन करता है, फिर रेशों की पर्याप्त मात्रा कायम करता है, और हमारे शरीर में जो अनावश्यक चर्बी है, मोटापा है, उसको जल बार नहीं बढ़ने देता। हमारे शरीर से जितना मोटा शरीर होगा, आप देखते हो एक व्यक्ति मोटा है शरीर में बहुत ज्यादा और एक पतला है, तो मोटा क्या करता है, मोटा आदमी जल ज्यादा पीता है तो उसके शरीर से पसीना बहुत ज्यादा बाहर निकलता है। तो अनावश्यक चर्बी होती है शरीर में, उसको जल नहीं होने देता शरीर में। अनावश्यक चर्बी, शरीर का जो मोटापा है उसको भी जल अनावश्यक को नहीं होने देता। आपके शरीर में एलर्जी, ये बार आप खाज करते रहते हो, एलर्जी होना, कहीं पे कुछ और होना, कहीं पर, ये सारा काम जल नहीं होने, अनावश्यक चर्बी, पर्याप्त मात्रा में एलर्जी की संभावनाएं भी कम रहती है। आप पर्याप्त मात्रा में, एलर्जी कोई सी भी हो सकती है, जुकाम की एलर्जी, मिट्टी से एलर्जी, कोई सी भी एलर्जी है, वो पानी कम पीने से होती है। आप पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करते हैं तो आपको एलर्जी होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। आपको पर्याप्त मात्रा में आप पानी पीते हो तो आपको पथरी की भी संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि आप पथरी, यूरिन जितना ज्यादा पानी पिएगा, यूरिन उसको उतना ही ज्यादा पास होगा। यूरिन पास होने से जो आपकी पथरी होगी वो भी पानी के साथ मिट्टी होगी। यदि आपने पानी में ले ली है या सांस के द्वारा मिट्टी आपके शरीर में चली भी गई है तो यूरिन के द्वारा मिट्टी शरीर से बाहर निकल जाएगी। दूसरा, अस्थमा। अस्थमा बोलते हैं सांस उठने की बीमारी। कई बार देखते हैं किसी को अस्थमा हो गया, एलर्जी, तो पर्याप्त मात्रा में यदि व्यक्ति पानी पीता है तो उसको अस्थमा की शिकायत नहीं होती है। आंत की बीमारियां, वो भी आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीता है तो उसको आंत की बीमारी नहीं होती। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से व्यक्ति सर्दी, जुकाम और खांसी से भी व्यक्ति को राहत मिलती है। उसके बाद में हम लेते हैं दूषित जल। दूषित जल किसे कहते हैं, जल में अवांछित, जो जरूरत नहीं होता है, पदार्थों का मिलना। आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरी बात को दोबारा सुन लें। तो दूषित जल किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाए दूषित जल किसे कहते हैं, जल में अवांछित जो जरूरत नहीं होता है, अवांछित जो आपको जरूरत नहीं होता है, वो पानी जल में मिल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवांछित पदार्थ। अवांछित पदार्थों के मिलने से दूषित जल होने की वो जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। आपकी गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी बहने या कोई भी नदी बह रही है, उसमें कल कारखानों का पानी यदि मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, दूषित। उससे क्या हो जाता है, दूषित। आपका पीने का पानी का कोई नहर बह रहा है और उसके अंदर एक नाली का पानी चला गया, अवांछित पदार्थ उसके अंदर मिल गए, वो पानी कैसा होता है, दूषित। जिस पानी की आपको बॉडी को नुकसान करता है वो पानी क्या होता है, पानी दूषित कैसे कैसे होता है। एक जलाशय है बहुत बड़ा, उसके अंदर भी आप कपड़े धो रहे हो, उसके अंदर भी आप गाय को, अपनी भैंस को नहला रहे हो और उसी में भैंस नहा रहे हो, वही पानी पी रहे हो, वो पानी कैसा होगा, दूषित पानी होगा। दूषित पानी, ऐसा पानी जिसमें अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं, ऐसे पानी को हम क्या कहते हैं, दूषित जल। दूषित जल से क्या होता है, हैजा रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। गर्मियों में हैजा, कई बार देखा है, हैजे में क्या होता है, उल्टी और दस्त। हैजा और पेचिस ऐसी बीमारी है जिसमें उल्टी और दस्त होता है। और उसमें क्या होता था, अपने मम्मी से, पापा से पूछना, जब हैजा होता था तो क्या करता था, प्याज का रस पिलाया जाता था। मम्मी से पूछना, हैजो हो तो बार बार गर्मी चढ़ जाती, क्या नहीं कहता, उल्टी, दस्त, मक्खियों से फैलता है हैजा। हैजा क्या होता है, मक्खियों से फैलता है। हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां हो जाती है दूषित जल सेवन से।
और दूषित जल पीने से क्या होता है, आपको वायरल संक्रमण भी होता है। दूषित जल पीने से वायरल संक्रमण होता है, एक से दूसरे में संक्रमण फैलना, वायरल संक्रमण होना, वो दूषित जल का कारण है। पीलिया रोग होता है, वो क्यों होता है, आप दूषित जल पीते हो, उससे आपको पीलिया रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस, वो भी पीलिया का दूसरा है, वो भी आपको दूषित जल पीने से होता है। टाइफाइड, ये भी कई बार देखते हैं घर में टाइफाइड किसी को हो गया है, टाइफाइड होता है, कोलरा, टाइफाइड होता है तब क्या होता है, यहाँ पेट दर्द करता है, लीवर दर्द करता है। टाइफाइड में, पीलिया में, कॉलरा में, ये हेपेटाइटिस में, यहाँ का जो पोर्शन है लीवर का, ये दर्द करता है। इसमें क्या होता है, इसके संक्रमण के जो छोटे कण है वो लीवर पर हावी हो जाते हैं और लीवर को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, आपको टाइफाइड हो जाता है, पीलिया हो जाता है। वो क्या होता है, दूषित पानी से होता है। इसलिए आपको पानी को छान कर, उबाल कर, ठंडा कर, उसके बाद उसको पीना चाहिए, या आपको घर में आरओ या फिल्टर लगाना चाहिए, या अपने घर में जो पानी आ रहा है उसका परास मीटर आता है, उससे बार बार चेक करवाना चाहिए। पानी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। उसके बाद में पानी से नारू रोग होता है, वो कृमि से होता है। नारू का जनक कौन सा होता है, कृमि है। अपने मम्मी से पूछना, दादाजी से पूछना, दादी से पूछना, पैर के पास में एक प्रकार का एक पचिया होता था, उसके अंदर लंबा लंबा धागा निकलता था, पैर सूज जाता था, उसमें से पानी उतर बाड़ो रोग निकल गया। वो क्या होता, बाड़ो, मारवाड़ी में कहता बाड़ा निकल गया, इसको कहीं पे भी निकल सकता था बाड़े का, मोस्टली पैरों में निकल जाता बाला। तो वो क्या था, कृमि। और उस कृमि का नाम क्या है, ड्रैकनकुलस मेडिनोसिस नामक कृमि। उस आप पूछे नारू रोग का जनक कौन सा है, कृमि। उस कृमि का क्या नाम है, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। आपसे पूछा नारू रोग के जनक का क्या नाम है, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि। ये इससे नारू नामक रोग होता है। इसमें कैसे होता है, वो नारू नाम, ये ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस रोग, ये जो ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नाम का एक कृमि मनुष्य के शरीर में चला जाता है और मादा अंडा देती है। अंडा उसके मानव के शरीर में पानी के द्वारा चला जाता है और उससे क्या होता है कि शरीर में बाड़ा निकलने का काम चलता है। 2020 में एक नारू उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था कि कोई भी व्यक्ति, अभी जैसे चला रहे, अभी कोरोना काल चल रहा है, आपको पता है, तो कोरोना उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, घर घर जा रहे हैं। किसी को खांसी है क्या, किसी को बुखार है क्या, किसी को जुकाम है क्या, किसी को कुछ और है क्या, इस प्रकार का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और जैसे किसी को लगता है कि इसको बुखार आ रहा है, इसको जुकाम आ रहा है, तो किसा क्या कहते हैं, कोविड-19 की जांच कराओ, कोविड-19 की जांच कराओ। वो पॉजिटिव आती है तो आपको कहते हैं आप क्या होते हैं, कोविड से ग्रसित है, और नेगेटिव आता है तो कहते हैं कोविड। तो इसी प्रकार से नारू उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, किस प्रकार से। और 2020 में नारू का एक भी रोग, यानी कि एक भी रोग रिपोर्ट नहीं हुआ। 2000 में नारू का एक भी रोग। ये बचाव का मैं उपाय बताया था कि पानी को उबालकर, छानकर, ठंडा कर पीकर ही हमें काम में लेना चाहिए। पहले पानी को छानकर उसको उबालकर उसको मटकी में ठंडा करें। ठंडा करने के बाद उस पानी को हमें पीना चाहिए। इसी के साथ आपको हमारा चैनल ठीक लगा है, अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं। जय हिंद, जय भारत।